ये मुंडा शासन व्यवस्था का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था और उसमें बहुत सारे चीज़ों का मैंने जिक्र किया था, और जो बचा हुआ है उसको इसमें बताते हैं। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था में मेनली 3 प्रकार के शासन व्यवस्था पाए जाते, तो तुमने बताया था। एक ग्रामीण स्तर पर, जिसको हाथू दुनू भी बोला जाता है, हाथू दुनू। ठीक है, हाथू दुनू ग्रामीण स्तर पे। दूसरा होता है, ये तो स्तर 1 हो गया। स्तर 2 में जो पाया जाता है वो अंतर क्षेत्रीय परिषद, जिसको पहाड़ा पंचायत भी बोला जाता है। ठीक है, और अंतिम स्तर जो होता है इसका मुंडा शासन व्यवस्था का, वो है मुंडासन। ठीक है, इसके अब हम लोग देखेंगे कि ग्रामीण स्तर पे कौन कौन से प्रमुख होते हैं, उसके नाम क्या हैं। ठीक है, और कौन से अधिकारी होते हैं, उसके नाम क्या है तथा उसके कार्य क्या क्या हैं। एक ग्रामीण स्तर पे देखेंगे, फिर क्षेत्रीय स्तर पर देखेंगे, फिर मुंडा संघ के स्तर पे कौन से अधिकारी होते हैं और उसके कार्य क्या है। इस सब चीज़ों को डिटेल में हम लोग देखेंगे। ग्रामीण स्तर पर पहले देखते हैं। ग्रामीण स्तर पे जो मुंडा जनजाति में पाया जाता है शासन व्यवस्था, उसका प्रमुख को मुंडा कहते हैं। मुंडा, इसका कार्य क्या है कि ग्रामीण स्तर पर होने वाले सारे बैठक का, इसके कार्य को देखते हैं। ग्रामीण स्तर पर बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, दूसरा मालगुजार या मालगुजारी वसूलने का कार्य करता है। ठीक है, गांव के स्तर पर होने वाले, गांव के स्तर पर होने वाले सारे विवादों का निपटारा करता है। ठीक है, ये मुंडा है। मुंडा जनजाति के ग्रामीण प्रमुख को मुंडा ही बोला जाता है और इसके कार्य ये है। ठीक है, दूसरा जो प्रमुख अधिकारी इसका है, दूसरा अधिकारी जो इसका प्रमुख है गांव के स्तर पर, वो पाहन होता है। पाहन, यह मुंडा का सहायक भी होता है। सबसे पहले मुंडा का सहायक है ये। ठीक है, पहला। दूसरा, ये गांव का धार्मिक प्रमुख होता है या पुरोहित होता है, या गांव का धार्मिक प्रमुख होता है। ठीक है, और तीसरा, जब मुंडा अनुपस्थित होता है, यानी कि मुंडा अध्यक्षता के लिए नहीं होता है, उस वक्त मुंडा के स्थान पर बैठक की अध्यक्षता करता है। पाहन को मुंडा समुदाय में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। ठीक है, पाहन का काफ़ी महत्व रखता है मुंडा जनजातीय समुदाय में। ठीक है, और पाहन का जो सहायक होता है उसको पनभरा कहते हैं। पाहन के सहायक को पनभरा कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रखते हैं, क्योंकि काफ़ी बार पाहन के बारे में पूछा गया है। ठीक है,
और ये पनभरा पूछता है कि पाहन के सहायक को क्या कहा जाता है या कौन होते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रमुख अधिकारी हैं ग्रामीण स्तर पे। ठीक है, और इसके बाद जो आता है तीसरा, इसको मिटा देते हैं। और तीसरा जो आता है वो होता है महतो। ठीक है, यह मुंडा तथा पाहन दोनों का सहायक होता है। सहायक होता है पहला पॉइंट इसके। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये सूचना देने का कार्य करता है। सूचना देने का कार्य करता है, आने के कोई भी बैठक होने वाली है या मुंडा द्वारा कोई भी दिए गए निर्देश को गाँवों में पहुंचाने का कार्य महतो करता है मुंडा जनजातीय समुदाय में। ठीक है, तो ये प्रमुख तीन जो अधिकारी बोल सकते हैं, मुंडा, पाहन और ये महतो, ये ग्रामीण स्तर पे मुंडा जनजातीय शासन व्यवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा क्षेत्रीय परिषद पे। क्षेत्रीय परिषद पे पहाड़ा राजा सबसे प्रमुख अधिकारी है। चौथा हो गया पहाड़ा राजा। ठीक है, पहाड़ा राजा। पहाड़ा राजा एक्चुअली पहाड़ा का प्रमुख होता है। पहाड़ा का प्रमुख होता है। ठीक है, पहाड़ा का निर्माण सामान्यतः 15 से 20 गांवों को मिला के होता है। ठीक है, और इसका पहाड़ा का प्रमुख पहाड़ा राजा कहलाता है। इसका प्रमुख कार्य यही है कि मुंडा द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा करता है। मुंडा द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा करता है। ठीक है, यही इसका प्रमुख कार्य है। इसके अलावा पहाड़ा के कई सारे सहायक भी हैं जिसको हम लोग सब पॉइंट में दर्शाएंगे। ठीक है, जिसमें से पहला जो है ठाकुर है, जो इसका पहाड़ा राजा का सहायक कहलाता है। और ठाकुर का उसके बाद दूसरा जो है, पहला ठाकुर है, इसका सहायक होता है पहाड़ा राजा का। दूसरा जो है वो दीवान है। दीवान ये सामान्यतः पहाड़ा राजा का मंत्री होता है। ठीक है, ये पहाड़ा राजा का मंत्री होता है। दीवान दो प्रकार के पाए जाते हैं मुंडा जनजाति में, दो तरह के। एक होता है गढ़ दीवान, और दूसरा होता है राज दीवान। अब गढ़ दीवान क्या होता है, राज दीवान क्या होता है, इसको जानना जरूरी है। गढ़ दीवान, गढ़ का अर्थ होता है किला, यानी कि किले के अंदर या किले के अंदर जो दीवान होते हैं या किले के अंदर जो कार्यभार संभालते हैं पहाड़ा राजा के, इनके आदेशों का पालन करवाते हैं, उसे गढ़ दीवान कहते हैं। और किले के बाहर जो भी आदेशों का पालन करवाते हैं मंत्री, उसे राज दीवान की संज्ञा दी जाती है या फिर उसे राज दीवान कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कई सारे और अधिकारी हैं इस क्षेत्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय परिषद के स्तर पर, जैसे हम लोग इस प्रकार देख सकते हैं। जैसे पहला हो गया लाल। ठीक है, लाल यह एक वकील के समान होता है। जब कोई मामला क्षेत्रीय ग्रामीण परिषद पे या पहाड़ा राजा के स्तर पे आता है, ठीक है, तो यह मुकदमे की तरह वकालत करता है।
फरियादी की ओर से, ठीक है। तो ये एक वकील की तरह होता है मुंडा जनजाति समुदाय में। लाल का 3 भाग होता है, या लाल 3 प्रकार के अधिकारी में बटे होते हैं। जैसे इसके अगर सब टाइप बोले जाए तो होता है बड़ लाल, मंझ लाल और छोटे लाल। ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा छठा जो है बरकंदाज, एक अधिकारी का नाम होता है और इसका प्रमुख कार्य होता है पहाड़ा राजा के आदेशों का आदेशों को लागू करवाना, इसका ये प्रमुख कार्य है, ठीक है, बरकंदाज का। और छठा है पांडे, या दस्तावेजों को रखता है, या प्रमुख दस्तावेजों को रखता है। कभी कभी पूछता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में किरानी की भूमिका कौन निभाता है, तो किरानी की भूमिका पांडे निभाता है, ठीक है। और ये हो गया 7वां अधिकारी, और इसको नोट डाउन करते जाइएगा। आठवां हो गया घटवार, जो आदेशों एवं सूचनाओं को पहुंचाता है, ठीक है, या बैठक की सूचना देता है, बैठक की सूचना देता है। नौवां हो गया पान ख्वाजा, इसका कार्य होता है बैठक में लोगों को तंबाकू एवं जल आदि की व्यवस्था करना, जल देना, ठीक है। ये पान ख्वाजा का कार्य है। ये प्रमुख अधिकारी हैं मुंडा शासन व्यवस्था की, इसको अब याद कर लीजिएगा और इससे क्वेश्चन रहते हैं। और लास्ट 6 JPSC में इसी से क्वेश्चन थे। 4 ऑप्शन दिया हुआ था, इसमें से बोला था कौन से जो अधिकारी है वो मुंडा शासन व्यवस्था में नहीं पाए जाते हैं। उसमें से 3 थे और 1 नहीं पाया जाता था। उसमें आपको 6 JPSC क्वेश्चन अगर आप देखते होंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और ये शासन व्यवस्था में उसके प्रमुख अधिकारी हैं। इसके अलावा मुंडा शासन व्यवस्था के तहत कुछ ऐसे टर्मोलॉजी है जिससे जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि मुंडा जनजाति को अच्छे से समझा जा सके। इसको मिटा देते हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं। जैसे पहला हो गया शरणा स्थल, ठीक है। मुंडा जनजाति समुदाय में एक शरणा स्थल पाया जाता है। ये क्या होता है? एक उपवन होता है, उपवन, जहाँ पर मुंडाओं के देवताओं का वास होता है, देवताओं का वास होता है। मुंडाओं की सर्वोच्च देवता, मुंडाओं की सर्वोच्च देवता सिंह-बोंगा कहलाता है, बोंगा कहलाता है, ठीक है।
शरणा स्थल आप समझ गए क्या है। यहाँ पे इनके भगवान का वास होता है, यानी कि सिंह बोंगा का वास होता है। सारे धार्मिक क्रियाकलाप शरणा स्थल में ही होते हैं, ठीक है। आप लोग सरहुल या फिर कर्मा पर्व में देखते होंगे कि शरणा स्थल में ही पूजा वगैरह किए जाते हैं, ठीक है। और वहीं पे इन लोग का मानना है कि मेरे सिंह बोंगा या फिर जो इनके देवता हैं वो शरणा स्थल में ही निवास करते हैं, ठीक है। ये तो पहला टर्मिनोलॉजी हो गया इसका, शरणा स्थल। दूसरा हो गया अखड़ा। अखड़ा मुंडा के गाँव में एक अखड़ा स्थान होता है जो खुला होता है, या एक खुला स्थान होता है, ठीक है। यहाँ पे युवक युवतियाँ नृत्य करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर बैठक का आयोजन किया जाता है। बैठक का आयोजन किया जाता है कहाँ पर? अखड़ा में, ठीक है। ये दो शब्द हैं मुंडा जनजाति से संबंधित। इसके अलावा एक है शसान। ये कब्रगाह होता है, कब्रगाह, यानी कि मुंडा जनजाति के जो मृत व्यक्ति हैं, जो डेथ कर जाते हैं, उनको जहाँ पे गाड़ा जाता है उसे शसान बोला जाता है, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है हड़गडी। हड़गडी इसका अर्थ होता है मुंडा जनजाति में जो व्यक्ति होते हैं जिनकी डेथ हो जाते हैं, ठीक है, उनके मतलब हड्डी को निकाल करके शसान में गाड़ा जाता है और उसके ऊपर एक पत्थर रखा जाता है जिसे हड़गडी बोला जाता है, ठीक है। तो ये मुंडा जनजाति से संबंधित ये वर्ड है हड़गडी, ठीक है। और इसके अलावा अगर कुछ और इसके देखते हैं टर्मोलॉजी को, तो दूसरा टर्मोलॉजी है इसका युवागिरी। इसके युवागिरी को बोला जाता है गीतियोड़ा। गीतियोड़ा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि मुंडा जनजाति में युवागिरी को क्या बोला जाता है, तो गीतियोड़ा बोला जाता है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि युवागिरी होता क्या है एक्चुअली। युवागिरी एक मुंडा जनजाति में एक संस्था होती है, या फिर एक तरह से बोला जा सकता है एक स्थान होता है, या फिर यहाँ युवागिरी में एक प्रशिक्षक होते हैं जो मुंडा जनजाति के युवक एवं युवतियों को अपने शासन व्यवस्था या अपने कल्चर के बारे में बताया जाता है और उसे अपने शिक्षा दी जाती है, अपने जनजातीय समुदाय से रिलेटेड उसको शिक्षा दी जाती है युवागिरी में, ठीक है। उसे समाज के लिए तैयार किया जाता है और इसमें बच्चे काफ़ी यंग एज में ही शामिल हो जाते हैं और अपने शासन व्यवस्था को समझते हैं, अपने जनजातीय समुदाय या फिर अपने रहन सहन को जानते हैं और समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की बनने की ओर अग्रसर होते हैं, ठीक है। तो युवागिरी का ये कार्य होता है। मुंडा जनजाति में से गीतियोड़ा बोला जाता है, ठीक है। अब इनके कुछ धार्मिक प्रमुख को भी देखते हैं, जैसे ग्रामीण देवता को इन लोग बोलते हैं, ग्रामीण देवता, इनको बोलते हैं हाथू बोंगा। पहाड़ देवता को बोलते हैं कीरीबुरु, ठीक है। जल देवता को बोलते हैं इकिरबोंगा, इकिरबोंगा। और अपने मृत पूर्वजों को बोलते हैं हाथू बोंगा। नहीं सॉरी,
मृत पूर्वजों को बोलते हैं होड़ोबोंगा। ठीक है, ये इसके कुछ प्रमुख देवता हैं और इसका नाम पूछ सकता है कि ग्रामीण देवता को क्या बोला जाता है, जल देवता को क्या बोला जाता है मुंडा जनजातीय समुदाय में। ठीक है, 2-3 तथ्य और है मुंडा जनजाति से रिलेटेड, उसको भी देख लेते हैं, फिर ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। जैसे मुंडा जनजातीय आप लोग जानते होंगे, मुंडा जनजातीय प्रीति सत्तात्मक समुदाय है। ठीक है, इसमें धन एवं संपत्ति का जो प्रवाह होता है वो पिता से पुत्र की ओर होता है। ठीक है, विवाह की बात करें तो विवाह एकल विवाह प्रचलन है, एकल विवाह का प्रचलन है, लेकिन बहुविवाह भी मान्य है। कुछ परिस्थितियों में बहुविवाह भी मान्य है। ठीक है, ये प्रीति सत्तात्मक जनजाति है। प्रीति सत्तात्मक जनजाति है। ठीक है, प्रीति सत्तात्मक का अर्थ होता है कि धन एवं संपत्ति का जो भी प्रवाह होता है वो पिता से पुत्र की ओर होता है। ठीक है, इसमें जो विवाह होते हैं इसमें वधू मूल्य का प्रचलन है। वधू मूल्य का अर्थ होता है कि इसमें जो वर पक्ष होता है कन्या पक्ष को कुछ मूल्य चुकाता है। ठीक है, विवाह से पूर्व, जिसे वधू मूल्य कहा जाता है, वधू मूल्य कहा जाता है। इसे मुंडा जनजाति में गोनोंग या फिर कुरी टाका बोला जाता है। गोनोंग या कुरी टाका, ये 2 टर्म से वधू मूल्य को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, मुंडा जनजाति में। इसमें मुंडा जनजाति में तलाक का भी प्रचलन है। कुछ अमान्य परिस्थितियों में तलाक भी होते हैं। ठीक है, तो तलाक को सकमचारी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे टर्मोलॉजी आपको याद रखने होंगे और क्वेश्चन जो भी मुंडा रिलेटेड पूछे जाएंगे ये टर्मोलॉजी से ही पूछे जाएंगे, ना कि कोई ट्रेडिशनल आपको कोई थ्योरी जैसा क्वेश्चन रहेगा। ये जो भी तलाक को क्या बोला जाता है, वधू मूल्य को क्या बोलते हैं, ठीक है, यही सब क्वेश्चन इसमें रहते हैं। ठीक है, और इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक बात और, जो विवाह होते हैं मुंडा जनजाति में, जनजाति तो मुंडा ही होगा। ठीक है, लेकिन इसका जो किली, जिसको गोत्र भी बोला जाता है, ठीक है, या कुल भी बोला जाता है, कुल बहिर्विवाह होता है। मतलब कुल समान नहीं होना चाहिए। वर एवं वधू का कुल, गोत्र या किली तीनों एक ही टर्म में, अलग अलग नाम सिर्फ है, ये समान नहीं होना चाहिए। मुंडा जनजाति का ही वर एवं वधू रहेगा, लेकिन उसका जो गोत्र होगा अलग होना चाहिए। ठीक है, और मुंडा जनजाति में जो किली की संख्या है वो 13 है। इसे याद रखना है। ये पूछता है कि मुंडा जनजाति में गोत्र या किली की संख्या कितनी है। किली का अर्थ होता है यही कुल या गोत्र। ठीक है, तो जो विवाह होगा वो मुंडा जनजाति में ही होगा, लेकिन ये किली दोनों का या फिर गोत्र दोनों का समान नहीं होना चाहिए। वर्ग का अलग होगा और वधू का अलग होगा। ठीक है, तो ये संपूर्ण मुंडा जनजाति था और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 2 वीडियो में समाप्त करना पड़ा हमें। फिर भी बहुत चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ें। इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका कोई भी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, आगे ध्यान रखेंगे कि वीडियो थोड़ा छोटा हो और जल्दी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।